हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 11 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसके कुछ फीचर्स हमने जाने और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ओरल प्रेजेंटेशन के, उसके बारे में हमने बात करी। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उनको जाके देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक वीडियो को जरूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। कुछ प्रिंसिपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओरल प्रेजेंटेशन के। एक चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है जिसमें बहुत से प्रिंसिपल्स लिखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एम तक यहाँ पर प्रिंसिपल्स है। इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को हम इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं ओरल प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल्स को। नंबर ए जो हमारा प्रिंसिपल है वो है पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देने जाओ तो आपको उस प्रेजेंटेशन का पर्पस पता होना चाहिए, क्या मकसद है उस प्रेजेंटेशन का, वो आपको अच्छे से पता हो। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द ओरल प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव, अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, यू मस्ट हैव अ डिफाइनाइड पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आपके पास एक मकसद होना चाहिए कि क्या पर्पस है उसको प्रेजेंट करने का। इन द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइनाइड पर्पस द प्रेजेंटेशन बिकम्स इनइफेक्टिव, तो वो प्रेजेंटेशन इनइफेक्टिव हो जाएगी। इन एन ओरल प्रेजेंटेशन डिफाइनाइड पर्पस मे बी वन और मोर देन वन, दे मे बी एज फॉलोज। अब अगर आप एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उसके पीछे एक या एक से ज्यादा पर्पस भी हो सकते हैं। दे मे बी एज फॉलोज, जैसे कि क्या क्या वो पर्पस हो सकते हैं। नंबर वन, टू परसुएड, आप किसी को मोटिवेट करके उससे कुछ और अपना काम करवा सकते हो। ठीक है, तो आप एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो। आप मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में आप चाहते हो कि मेरी सेल्स बढ़े, तो मैं लोगों को कन्विंस करूं, लोगों को इन्फ्लुएंस करूं कि वो मेरा प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है, तो आप परसुएड कर सकते हो। व्हेन अ पर्सन इज परसुएडेड और मोटिवेटेड टू डू सम स्पेसिफिक टास्क और फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मच टॉक और कन्वर्सेशन इज नीडेड। तो उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन आपको करनी पड़ेगी अपनी ऑडियंस के साथ, जिससे कि आप उनको कन्विंस कर सको जो भी आप उनसे करवाना चाहते हो उसके लिए। राइट। नंबर टू है एंटरटेनमेंट। हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी जाना था कि जो प्रेजेंटेशन होती है उसका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हो अपनी ऑडियंस का। तो आपकी प्रेजेंटेशन का पर्पस अपनी ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करना भी हो सकता है। राइट। नंबर थर्ड है एनालिसिस। मान लो कोई नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया अपने बिजनेस में, तो आपने कुछ एनालाइज किया है उस प्रोडक्ट के बारे में। जब से वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है कुछ आपने एनालिसिस करे, कितना हमारे बिजनेस में ग्रोथ हुई है, उस प्रोडक्ट ने कितनी ग्रोथ करी है, कितने हमें लॉसेज हुए हैं। तो वो एनालिसिस जो भी आपने करे हैं या फिर किसी और एक्टिविटी को लेकर आपने कोई एनालाइज किया है, वो चीजें आप प्रेजेंट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। राइट। या फिर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको दे सकते हो, उनसे बात करके आप सजेशंस उनसे ले सकते हो या फिर उनको सजेशंस दे भी सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारा ए प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि प्रेजेंटेशन के पीछे आपका कोई पर्पस होना चाहिए। वो एक पर्पस भी हो सकता है, वो दो तीन चार पर्पस भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नंबर बी प्रिंसिपल की तरफ, जिसका नाम है बिल्डिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी यानी कि एक ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है अपनी ऑडियंस और अपने बीच में। ठीक है, आप कोई भी बात अगर अपनी ऑडियंस को कह रहे हो, ठीक है, कुछ आप उनसे करने को कह रहे हो, कुछ आप उनसे करवाना चाहते हो, तो वो क्यों करेंगे? जब आपके और उनके बीच में एक ट्रस्ट बनेगा, एक क्रेडिबिलिटी बनेगी। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। इन द प्रेजेंटेशन प्रोसेस एक्सेप्टेंस ऑफ द मैसेज बाय द ऑडियंस लार्जली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंटर्स क्रेडिबिलिटी। जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जो भी मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो अपनी ऑडियंस को, डिपेंड करेगा कि आपके बीच में क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपने कितनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रखी है। ठीक है, वो आपकी बात को तभी सुनेंगे जब वो आप पर ट्रस्ट करते होंगे। इट इज वेरी नेसेसरी देयरफॉर दैट द प्रेजेंटी एस्टैब्लिशेस क्रेडिबिलिटी विद द ऑडियंस इमीडिएटली। तो आपको ध्यान में रखना है इस प्रिंसिपल को कि जब भी आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करो, आप मेक श्योर करो कि आप क्रेडिबिलिटी को थोड़ा और वहां पे बिल्ड करो। ठीक है, हर एक प्रेजेंटेशन के साथ ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रेजेंटेशन में वो ट्रस्ट आपका बन जाएगा, वो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हुए चलना है, तभी ऑडियंस आपकी बात को सुनेगी, समझेगी और जो आप चाहोगे वो करेगी। ठीक है, अब जब भी आप प्रेजेंटेशन दोगे, मान लो आपके सामने 10-20 लोग बैठे हुए हैं, आप कोई बात समझा रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि जो ऑडियंस बैठी हुई है, जो लोग बैठे हुए हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, वो मुझे अटेंशन दें, जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर वो ध्यान दें। तो अटेंशन आपको कैसे मिल सकती है, वो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहले तो पढ़ते हैं अटेंशन के बारे में। To draw listeners audience attention and to keep them attentive throughout the presentation, the following strategy should be adopted। अगर आपको अपनी ऑडियंस का ध्यान अपने ऊपर बनाए रखना है, आपकी बातों पर बनाए रखना है, तो कुछ स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी पड़ेगी। नंबर वन है रिलेट द सब्जेक्ट टू द ऑडियंस नीड। जो ऑडियंस की नीड है, जो ऑडियंस इस समय सुनना चाहती है, जानना चाहती है, उसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में आप बात करें उनके सामने, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट उन्हीं बातों में आता है जो वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है, एवरी पर्सन इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग व्हाट अफेक्ट्स हिम पर्सनली। जो चीज उन पर पर्सनली अफेक्ट करेगी ना, उस चीज को सुनने में उनको ज्यादा मजा आएगा, जो वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, जब वो जानना चाहते हैं, अगर वही बात उनके सामने हो रही होगी तो वो उसको सुनेंगे और जानना चाहेंगे। नंबर टू है क्लियर विविड लैंग्वेज। जब भी आप बात कर रहे हो तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किसी भी बुरे शब्द का आप इस्तेमाल ना करें, कुछ भी ऐसी बात ना करें जो सामने वाले को बुरी लग जाए।
तो जब आपकी लैंग्वेज बिल्कुल साफ होगी, आपके शब्द बिल्कुल साफ होंगे, बिल्कुल क्लियर आपकी वॉइस वहां तक पहुंचेगी, तो बहुत चांसेस है कि आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट आप में बना रहेगा, राइट। नंबर थर्ड है रिलेटिंग द मेन सब्जेक्ट विद अदर फैमिलियर सब्जेक्ट्स। अब जो वहां पर ऑडियंस बैठी हुई है, सबके परसेप्शंस अलग होंगे, सबके थॉट्स अलग होंगे, आइडियाज सबके दिमाग में अलग अलग आ रहे होंगे, तो जो मेन सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं उसको बाकी जो फैमिलियर सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी कनेक्ट करते हुए चलें, रिलेट करते हुए चलें, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। By relating the main subject of the presentation with the subject matter of familiar subject already stored in the audience memory, जो ऑडियंस के दिमाग में, पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ऑडियंस किस तरह की बैठी है, क्या उनके दिमाग में इस समय बातें चल रही होंगी, किस चीज से रिलेटेड वो सोच रहे होंगे, ठीक है। जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो इस चीज में, तो ये सब चीजें आपके लिए आसान हो जाती है, अपनी ऑडियंस को समझना आसान हो जाता है, राइट। तो आपको उन्हीं चीजों से रिलेटेड बातें वहां पर करनी है, जो सब्जेक्ट आप लेके आए हो, जिस बारे में आप बात कर रहे हो, बस आपको रिलेट कर देना है क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक। फिर आप देखोगे जो आपकी ऑडियंस है वो आपको पूरी अटेंशन दे रही है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन में उनका पूरा इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अटेंशन को गेन कर सकते हो अपनी ऑडियंस की, राइट। ये था नंबर सी हमारा प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं नंबर डी, जो हमारा प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए जब भी आप अपनी बात किसी के सामने रखने जाएं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। In a presentation process, confidence of the presenter as well as interest audience is very important. Presentation process में क्या होता है, जो प्रेजेंटर है, जो अपनी बात बता रहा है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके साथ साथ एक ऐसी ऑडियंस वहां पर होनी जरूरी है जो आपकी बातों में इंटरेस्ट भी रखती हो। अगर स्पीकर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपनी बात को रख नहीं पाएगा, और अगर ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है उसकी बातों में तो वो उसकी बात को सुनेगी नहीं, राइट। टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस द प्रेजेंटर मस्ट गो फॉर रिहर्सल्स। ऑडियंस एनालिसिस आल्सो हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, डेवलप करना है, तो पहले आपको थोड़ी रिहर्सल करनी पड़ेगी, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करने वाले हो, पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, कैसे कैसे मुझे कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से मैं सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। और अपनी ऑडियंस का थोड़ा एनालिसिस कर लो, ठीक है, कि जो ऑडियंस मेरे पास आने वाली है मेरी बात को सुनने, वो किस किस तरह की हो सकती है, क्या उनकी मेंटालिटी हो सकती है, क्या उनके परसेप्शन हो सकते हैं, ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। ई हमारा प्रिंसिपल है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी यानी कि ईमानदारी से आप अपना काम करोगे। आपका काम क्या है, प्रेजेंटेशन देना, ठीक है। पूरी ईमानदारी के साथ आपको वो काम करना है, पूरी सीरियसनेस के साथ आपको वो काम करना है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। अब प्रेजेंटर मस्ट बी वेरी सिंसियर इन हिज वर्क। जो प्रेजेंटर है वो अपने काम को लेकर पूरी तरह से सिंसियर होना चाहिए। सिंसियरिटी इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये जो सिंसियरिटी है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी, बिल्ड करने में भी हेल्प करती है। इफ द प्रेजेंटर इज नॉट सिंसियर इन हिज प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटर है अगर वो अपनी प्रेजेंटेशन में सिंसियर नहीं है, ईमानदार नहीं है, सीरियस नहीं है अपने काम को लेकर, देन द ऑडियंस विल नॉट टेक हिम सीरियसली। तो जो आपकी ऑडियंस है वो भी आपको सीरियस नहीं लेगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है कि सिंसियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जाओ तो, राइट। एफ प्रिंसिपल है फ्रेंडलीनेस। एक फ्रेंडली एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए जब भी आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपकी ऑडियंस है वो आपको सुनना चाहेगी, क्योंकि हम अपनी दोस्तों की बात को बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना चाहते हैं। अगर कोई बड़ा हमसे आके बात करे, हमें कुछ ज्ञान बांटे, तो हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे, ठीक है। लेकिन कोई दोस्त बन के, हमारा अपना दोस्त बन के अगर वो अपनी बात को बता रहा है, कुछ हमें समझा रहा है, तो हम उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। It is always better to have a friendly attitude towards the audience for making an effective presentation. अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो एक फ्रेंडली एटीट्यूड आपका होना चाहिए अपनी ऑडियंस के लिए। द ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू अ फ्रेंडली प्रेजेंटेशन। एक ऑडियंस जो होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो इंटरेस्टेड होते हैं एक फ्रेंडली प्रेजेंटेशन को सुनने और समझने में, राइट। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रीव्यूइंग ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रीव्यूइंग यानी कि जो भी बातें आप अपनी ऑडियंस के साथ करने वाले हो, जो भी आप उस प्रेजेंटेशन में बात करोगे, टॉपिक हो गया या फिर कोई सब्जेक्ट हो गया, उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट के बारे में आप पहले से एक प्रीव्यू दे दो अपनी ऑडियंस को कि अगले 10-20 मिनट में हम इस बारे में बात कर रहे होंगे, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपकी ऑडियंस है उसके अंदर एक इंटरेस्ट बिल्ड होगा। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग अ रिव्यू ऑफ ऑल द स्टेजेस एंड द रिलेटेड टॉपिक्स हेल्प्स द ऑडियंस टू बिकम अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट दे विल लिसन टू। जब आप पहले एक रिव्यू दे दोगे कि क्या क्या बातें आप आगे करने वाले हो, तो जो ऑडियंस है वो अवेयर हो जाएगी क्या चीजें, क्या सब्जेक्ट, किस टॉपिक के बारे में वो आगे सुनने वाली है आपसे। This helps the audience to understand and accept easily what is being conveyed. तो इससे ऑडियंस की भी काफी ज्यादा हेल्प होगी कि वो उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएगी, ठीक है। बहुत इजीली उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर पाएगी जो भी आप उनको बताने वाले हो आने वाले 10, 20, 30 मिनट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है थॉरोनेस। थॉरोनेस यानी कि जिस भी टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बात करने वाले हो अपनी प्रेजेंटेशन में, उसकी आप एक डिटेल्ड और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो अपनी ऑडियंस को, ठीक है। इससे जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा रिलायबल बन जाएगी। वही चीज यहाँ लिखी है। An effective presentation will always show that the presenter has prepared himself thoroughly by giving appropriate time and attention in preparing the presentation.
अगर आप उस प्रेजेंटेशन को थॉरली प्रेजेंट करोगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑडियंस को ये चीज शो करेगी कि जो प्रेजेंटर है उसने इस प्रेजेंटेशन को पूरा टाइम दिया, पूरी अटेंशन दी और पूरी सिंसेरिटी के साथ निभाया इस काम को। दिस मेक्स द प्रेजेंटेशन रिलायबल। तो यही जो चीज है ये प्रेजेंटेशन को काफी ज्यादा रिलायबल बना देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो कि हमारा डेवलपमेंट ऑफ द मेन आइडियाज। ठीक है, जो आपके मेन आइडियाज हैं, जो आपने सोचा था कि मैं ये सब चीजें बताऊंगा उस प्रेजेंटेशन में, उनका डेवलपमेंट होना। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। इन द प्रेजेंटेशन ऑल द मेन पॉइंट शुड बी मेड क्लियर इन द बिगिनिंग। आप प्रेजेंटेशन देने से पहले ही जो भी पॉइंट्स आपने सोचे हुए हैं उनको अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लोगे। किसी भी तरह का डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके मन में डाउट होगा तो आप सामने लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दोगे। ठीक है, it is because the main points of the subject matter links objectives of the presenter with the priorities of audience। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्लस जो ऑडियंस सुनना चाहती है, जिस चीज में ऑडियंस का इंटरेस्ट है, वो दोनों ही चीजें मैच होनी चाहिए। और ये सब चीजें आपको पहले ही ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस प्रेजेंटेशन के पीछे और जो ऑडियंस इंटरेस्टेड है जिस चीज में, वो दोनों चीजें मैच करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है रिसर्च। आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी प्रेजेंटेशन को देने से पहले। क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ पहले से देख के रखना पड़ेगा। क्या क्या एग्जांपल्स आपको देने, तो उन सब चीजों को देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। द प्रेजेंटर नीड्स फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड अदर रिलेवेंट मैटर्स टू प्रिपेयर हिज प्रेजेंटेशन। कुछ फैक्ट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ रिलेवेंट मैटर्स की आपको जरूरत पड़ेगी अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए। Your research would help in collecting all the relevant matter to support your preliminary ideas, and thus new ideas and interpretations make your presentation complete and thorough। तो जब आप फैक्ट्स कलेक्ट करोगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, रिलेवेंट मैटर्स को कलेक्ट करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करोगे, तो इससे जो आपके आइडियाज आपने सोचे हुए थे वो तो अच्छे होंगे ही होंगे। ठीक है, साथ में कुछ नए आइडियाज आपको मिलेंगे और वही सब चीजें मिलकर आपकी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट और थॉरो बनाएंगी। ठीक है, तो रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए। राइट, फिर नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है अरोजिंग इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है अपनी ऑडियंस के अंदर। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इज ऑफ ऑडियंस लाइकिंग, देन दे विल पे मोर अटेंशन टू इट। बहुत सिंपल चीज है, अगर आप जिस टॉपिक पर बात करो, जिस सब्जेक्ट पर आप बात करो, अगर उसको ऑडियंस भी पसंद करती है, ऑडियंस का भी इंटरेस्ट है उस चीज में, तो ऑडियंस आपको अटेंशन ज्यादा देगी। सिंपल सी चीज है। इन केस द सब्जेक्ट इज नॉट देयर लाइकिंग, अगर वो सब्जेक्ट जिस बारे में आप बात कर रहे हो उसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं है, ऑडियंस उस चीज को सुनना पसंद नहीं करती, देन इट इज बेटर टू मेक इट मोर ह्यूमनिस्टिक एंड कीपिंग इन व्यू द ह्यूमन नेचर। तो आपको अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा क्या वो सुनना चाहती है, किस तरह से वो आपकी बात को सुनना चाहती है, और आपको एकदम से एक्शन लेना पड़ेगा उस चीज को लेकर। ठीक है, आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, आप अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, या फिर आप अपने समझाने के तरीकों को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाली जो ऑडियंस है उसको इंटरेस्ट आपकी बात को सुनने में आए। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपको डेवलप करना है, अपनी ऑडियंस को समझ के ही ये काम हो सकता है। राइट, नेक्स्ट है प्रिंसिपल हमारा एम्फसाइजिंग स्ट्रक्चर। एक पूरा स्ट्रक्चर, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जो भी आप शेयर कर रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर में आप शेयर करें। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन द आइडिया शुड बी एक्सप्रेस्ड वन बाय वन इन शॉर्ट एंड देयर समरी बी गिवन। ठीक है, तो एक के बाद एक टॉपिक आपको शेयर करना है अपनी ऑडियंस के साथ, एक के बाद एक टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है अपनी ऑडियंस के साथ, और बाद में आप उसकी समरी भी दें उनको। ठीक है, while change the topic, its link should be established with the earlier topic to maintain continuity। जो भी टॉपिक आपने पहले डिस्कस किया है, जो अगला टॉपिक पर आप आएंगे वो उससे लिंक करना चाहिए, उससे थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए। फिर जो आप अगले टॉपिक पर आएंगे वो पिछले दो टॉपिक जो आपने डिस्कस किए उनसे रिलेटेबल होना चाहिए। तो इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी प्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो एक पूरे स्ट्रक्चर में आपको अपनी प्रेजेंटेशन को देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है एंडिंग, या फिर कह सकते हैं कंक्लूडिंग। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करोगे तो वहां पर भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। इन अ प्रेजेंटेशन कंक्लूडिंग पार्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज द बिगिनिंग। जितना जरूरी बिगिनिंग है, बिगिनिंग पार्ट है आपकी प्रेजेंटेशन का, उतना ही जरूरी एंडिंग पार्ट भी होता है। द ऑडियंस इज मोर अलर्ट ड्यूरिंग द कंक्लूडिंग और इन द लास्ट पार्ट। जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है कि लास्ट में ये पर्सन क्या बोलने वाला है, इसने इतनी लंबी प्रेजेंटेशन बोल दी, ठीक है, अब ये एंड में क्या बोलेगा, एंड पार्ट में ये क्या बोलेगा, उस चीज को सुनने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है ऑडियंस। द ऑडियंस मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बिफोर स्टार्टिंग द कंक्लूडिंग पार्ट। जब कंक्लूडिंग पार्ट यानी कि जो एंड पार्ट होगा, जब आप एंडिंग कर रहे होगे अपनी प्रेजेंटेशन की, तो आप अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म करोगे। इट इज वेरी कॉमन टू यूज वर्ड्स लाइक इन द एंड और इन शॉर्ट व्हाइल एंडिंग और कंक्लूडिंग द प्रेजेंटेशन। तो ये बहुत कॉमन से वर्ड्स होते हैं जो लोग यूज करते हैं। आप कह सकते हैं पूरी प्रेजेंटेशन जब आपकी खत्म होने वाली है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं इन शॉर्ट, जो भी बातें आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बताई है उनमें से एक दो लाइन निकाल के आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। जैसे हम मॉरल्स की बुक में स्टोरीज पढ़ते थे पहले, ठीक है, एक बहुत लंबी सी स्टोरी होती थी, उसके बाद एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होती थी, तो हमें स्टोरी याद रहे ना रहे, वो मॉरल ऑफ द स्टोरी जरूर याद रहती थी। ठीक है, तो उसी तरह से आपको एक ऐसी लाइन निकाल के देनी है इन शॉर्ट बोल के या फिर इन द एंड बोल के, कि वो लाइन आपकी ऑडियंस को हमेशा याद रहे, ठीक, और आपकी प्रेजेंटेशन की एंडिंग भी अच्छी हो। राइट,
तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स ओरल प्रेजेंटेशन के। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रिंसिपल्स आपको समझ में आए होंगे, आपने खुद के नोट्स भी बनाए होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उनको जाके देखें। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।